हेलो चैंपियंस। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉन चार्ज मास रेशियो। चार्ज मास रेशियो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मैं आप सबके सामने लिख के दिखा देता हूँ इलेक्ट्रॉन कैसे लिखते हैं। दिस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चार्ज मास रेशियो, इसका मतलब क्या है जरा इसकी बात करते हैं। इसका क्या मूल्य है केमिस्ट्री के अंदर, इसकी बात करते हैं। जब हमने कैथोड रे के बारे में सारी बातें जान ली थी, आपने देखा था कि हमने कैथोड रे जब हमने एक्सपेरिमेंट किया उसमें हमें पता चला कि एटम के अंदर कुछ पार्टिकल नेचर का नेगेटिव मास दौड़ रहा है ना। ये बात हमने कर ली थी। अब ये जो पार्टिकल नेचर का जो नेगेटिव मास है, ये जो दौड़ रहा है, इसका मास कितना होगा और ये नेगेटिव कितना होगा। दूसरी भाषा में कहें कि नेगेटिव चार्ज, तो आई एम नॉट सेइंग कि नेगेटिव, अब मैं वर्ड यूज करूंगा चार्ज। तो हमने पता किया कि कोई चार्ज पार्टिकल दोज हैव मास आर फ्लोइंग इन द कैथोड रे ट्यूब। ओके, कैथोड रे ट्यूब पूरा नाम बोलेंगे। तो इसका चार्ज कितना था, मास कितना था, ये पता लगाना था। सिंपल सी बात है ना। एक मास जिसके पास चार्ज है वो एटम में होता है, इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला। पर वो कितना कितना होता है ये नहीं पता था। अभी तक हम सिर्फ ये जान पाए थे कि इलेक्ट्रॉन के एटम के पास चार्ज होता है। अच्छा हाँ, एटम न्यूट्रल चार्ज होता है, लेकिन हमने अभी नेगेटिव चार्ज की खोज करी थी। पॉजिटिव चार्ज की भी खोज करी गई बाद में, जो कैनोल रे ट्यूब, मतलब कैनोल रेज कहते थे, कैनल रेज, कैथोड रेज एंड एनोड रेज, या फिर कैनल रेज कहा गया था उसको। उसकी भी हम बात करेंगे। उससे पहले मैं चार्ज मास की बात करता हूँ जो अभी खोजी गई थी जो चीजें। क्या हुआ ये कि जब हमें पता चल गया कि हमारे पास जो टेस्ट ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब है, उसके अंदर कैथोड रे है। ओके, कैथोड रे जो थी, मान लेते हैं कुछ ऐसा सिस्टम था, ये हमारे पास इलेक्ट्रोड है चैम्प्स, ये हमारे पास, हाँ दिस इज इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड है बेटा, ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है, प्लस माइनस। ये टेस्ट ट्यूब में थे, ठीक है, ये कनेक्टेड थे किसी बैटरी से, तो मैंने कनेक्ट कर दिया, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, लॉजिक कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद यहाँ से रेजेस निकली थी, ठीक है, रेज निकली। और रेज निकलने के बाद हमने क्या किया एक्सपेरिमेंट, हमने यहाँ पे क्या किया, जुगाड़ बनाया, ठीक है, जुगाड़ कहेंगे आप उसे, कि यहाँ पे हमने रख दिए मैग्नेट्स प्लस माइनस नॉर्थ साउथ के, और हमने यहाँ पे चार्ज भी लगा दिया प्लस माइनस प्लस माइनस। जब कैनल रेज निकली यहाँ से, सॉरी कैथोड रेज जब यहाँ से निकली, नॉट कैनल रेज, कैनल रेज की बात तो हम बाद में करेंगे। जब यहाँ से कैथोड से निकली है ना, हमने यहाँ पे छिद्रयुक्त एनोड रखा था, ठीक है, ये प्लस था और ये माइनस था। तो यहाँ से जब एनोड कैथोड रेज निकली तो कुछ ऐसे गई। ओके चैम्प्स, कुछ ऐसे गई। मान लेते हम इसको साउथ और इसको नॉर्थ मानते हैं। तो जब हमने मैग्नेटिक फील्ड नहीं दी, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड दी, तो ये जो नेगेटिव चार्ज रे थी वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुई, है ना। तो नेगेटिव से तो खुद नेगेटिव थी तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुई। फिर जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दी, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड दी, तो ये नॉर्थ पोल जो था, नॉर्थ पोल एक पॉजिटिव एंड की तरह काम कर रहा था। तो जब हमने मैग्नेटिक फील्ड दी, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दी, तब ये ऐसे गया। जब हमने दोनों दे दी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी चालू कर दी, मैग्नेटिक फील्ड भी चालू कर दी, तब ये कहाँ जाएगा, तब ये सीधा जाएगा, है ना, या तब ये रेस सीधी चली जाएगी। तो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही इसका मास और चार्ज बैलेंस कर दिया, देखो इसका मास और चार्ज बैलेंस कर दिया तो सीधी जाएगी, है ना। लेकिन एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड पे अलग डाइवर्शन शो कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड पे अलग डाइवर्शन कर रही है, दोनों को हमने ऑन कर दिया तो अलग डाइवर्शन शो कर दिया, है ना। तो इसका जो मोशन है, इसका जो मूवमेंट है, इसके चार्ज और मास पे वेरी करेगा। चार्ज बदल जाएगा या मास बदल जाएगा तो इसकी डिफ्लेक्शन बदलेगी। कोई भी चीज अगर जा रही है, जैसे ऑब्जेक्ट है बेटा, ये चल रहा है,
है ना। तो अगर ये किसी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से अगर ये बेंट हो रहा है, अगर किसी चार्ज की वजह से आप उसको अट्रैक्ट या रिपेल कराने की कोशिश करोगे, किसी मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखोगे, किसी मैग्नेट से इसको खींचने या इसको धकेलने की कोशिश करोगे मैग्नेट से, तो दो बातों पे ये उस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। पहली चीज कि कितना भारी है, मैग्नेट इसको खींच भी पाएगा कि नहीं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी क्या इसके पास चार्ज है, इसके पास ज्यादा चार्ज है तो जल्दी अट्रैक्शन हो जाएगी, ये चार्ज नहीं है इसके पास चार्ज है तो कम अट्रैक्शन होगी, दोनों चार्ज नहीं तो अट्रैक्शन ही नहीं होगी। ओके, तो बेसिकली जो डिफ्लेक्शन है ये जो रे जा रही है और जो डिफ्लेक्ट हो रही है कभी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कभी इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, तो डिफ्लेक्शन जो है कि ये किस पे वेरी कर रही है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज या मास पे, या दोनों पे, नॉट या नहीं दोनों पे। पर मैंने मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाकर इसको बैलेंस कर दिया, सीधी चली गई है, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, मेरे पास एक इक्वेशन है चैम्प्स, देखो ध्यान से, कौन सा कलर ले लूं मैं, रेड ले लूं, है ना। नई चीज की शुरुआत, शुभ शुरुआत करते हैं, है ना। तो मैं शुरू करता हूं, E अपॉन M इज इक्वल्स टू E अपॉन H स्क्वायर R, E अपॉन H स्क्वायर R। ऐसा क्या है ये क्या है चैम्प्स, सी इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास, चार्ज मास रेशियो, ये E अपॉन M चार्ज अपॉन मास, तो दिस इज चार्ज मास रेशियो। तो चार्ज और मास, इसका चार्ज और मास ही इसको डिफ्लेक्शन कराएगा, डिफ्लेक्शन नहीं कराएगा, है ना, दोनों चीजें हैं। तो डिफ्लेक्शन होगी कि नहीं होगी ये इसके चार्ज मास रेशियो पे डिपेंड करेगा, है ना, कितनी होगी एक्चुअली। और ये इसकी डिफ्लेक्शन, यहाँ पे सिस्टम में इसके डिफ्लेक्शन को कौन कंट्रोल कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो E अपॉन E का मतलब है आपके पास, व्हाट डज E मीन, इस E का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड, और H का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड। कहने का मतलब कि E बाय एम, हमारे पास जो फिजिकल चीज है, जो सच में है, जो जा रही है, वो कौन है, वो एक मान लेते हैं, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक पार्टिकल है जिसका हमने इलेक्ट्रॉन रखा, ठीक है। जो भी वेव्स जा रही थी, जो भी रेस जा रही थी, उसके पास मास था, उसके पास पार्टिकल नेचर था, हमने पता किया था, है ना, उसने फैन को घुमा दिया था, उसके पास चार्ज भी था क्योंकि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में वो बिहेव शो कर रही थी। हम कह सकते हैं कि एक पार्टिकल है जिसके पास चार्ज और मास दोनों है, तो इसकी डिफ्लेक्शन चार्ज मास रेशियो से ही है ना चैम्प्स। तो ये जो घूम रहा है, ये जो घूम रहा है, ये अपने E बाय एम के इफेक्ट से घूम रहा है। कितना घूमेगा, इसका E बाय एम मतलब चार्ज और मास जो है इसका रेशियो बताएगा कि कितना चलेगा, ठीक है। पर ये किसकी इफेक्ट से डिफ्लेक्ट हो रहा है, कौन इसको डिफ्लेक्ट करा रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये डिफ्लेक्ट हो रहा है ना, और ये डिफ्लेक्ट करा रहा है। हम इन दोनों को बैलेंस कर देंगे तो डिफ्लेक्शन नहीं होगी, है ना, देखो नहीं हुई। तो हमने इनको बैलेंस किया कैसे, E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, H स्क्वायर फॉर मैग्नेटिक फील्ड, और R क्या था बेटा, व्हाट इज R, R ये जो डिफ्लेक्ट हो रहा है ना, तो ये डिफ्लेक्शन की जो ऑर्बिट है उसका रेडियस, ऑर्बिट ऑफ डिफ्लेक्शन, ऑर्बिट या रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ डिफ्लेक्शन। तो ये वो चीजें जो हमने एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल करी, ये वो चीजें हैं जिसकी वजह से सचमुच ये अपने बिहेवियर शो कर रहा था। ओके, इसके पास E बाय एम है, ठीक है, और यहां पे मैंने H और E मतलब इसके पास चार्ज अपॉन मास का जो कुछ रेशियो इसके पास है ना, वो रेशियो बताएगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हैं, तो वो अपने E बाय एम वाली वैल्यू से कितना ये घूमेगा, कितना बढ़ेगा, कितना जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई चैम्प्स, क्या कि इसकी जो वैल्यू है वो इन दोनों की वैल्यू पे वेरी करेगी। घुमा कौन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, घूम कौन रहा है,
E अपॉन m, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी है। E इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी, चार्ज मास इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी। तो अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो ये चीज घूम रही है, जेम्स ये घूम रही है, इसके इफेक्ट से घूम रही है। मैंने दोनों को बराबर कर दिया तो इसकी डिफ्लेक्शन, घूमना मतलब डिफ्लेक्शन, बंद हो गई, सीधी चली गई है। क्लियर है? अब आपको सर इससे क्या पता चल गया? इससे पता चल गया ना बेटा, देखो E अपॉन m मुझे पता नहीं था, लेकिन जब मैंने E इलेक्ट्रिक फील्ड H E तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अपनी मर्जी से दे रहा था, H मैग्नेटिक फील्ड में अपनी मर्जी से दे रहा था, तो मुझे इन दोनों की वैल्यू नोन थी, इसकी वैल्यू भी मैंने पता कर ली। ठीक है, इन सब की वैल्यू मुझे नोन थी। तो जब मुझे इन सब की वैल्यू पता लग गई, जब मैंने इन सब की वैल्यू को 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना रखा, सो सकते हो आप कि नहीं सो सकते? सो सकते हो ना? 10 टू द पावर कितना रखा होगा? 10 टू द पावर 8 रख लेते हैं। 1.6 इंटू 10 टू द पावर 8, व्हाट इज ई? ई फॉर कूलम, 8 कूलम पर केजी, कूलम पर केजी। ओके, तो हुआ क्या, हमने इसकी सबकी वैल्यू हमें पता थी, हमने सबकी वैल्यू, सारी वैल्यूज नोन थी, सारी नोन वैल्यूज को हमने पता किया और चेक किया। जब इसकी वैल्यू इतनी हो गई, जब इसकी वैल्यू इतनी हो गई, तब जब इसकी वैल्यू इतनी हो गई तब ये डिफ्लेक्ट नहीं हुआ। इसका मतलब इस कंडीशन में इसे डिफ्लेक्ट नहीं होना था। कब? जब E बाय एम E अपॉन एच स्क्वायर आर के बराबर हो जाए। ओके, और वो कब बराबर हुआ? जब E अपॉन एच स्क्वायर आर की वैल्यू 1.6 क्या, तो 1.76 एग्जैक्ट लिख देते हैं, 1.76 इंटू नॉट केजी, दैट इज ग्राम पर ग्राम, 1.76 इंटू 10 पावर 8 10 पावर 8 पर ग्राम अगर ये वैल्यू हुई तो क्या हुआ, हमें पता चल गया कि यार ये स्टेबल है। तो अगर इसकी ये वैल्यू रखने पर डिफ्लेक्शन नहीं हुई, इसका मतलब E बाय एम की भी वैल्यू वही थी। कितनी? E बाय एम की वैल्यू भी थी 1.76 इंटू 10 पावर 8 कूलम पर ग्राम। क्लास इसको ध्यान से देख लो अच्छे से, यहां तक क्लियर हो गया? अब मुझे ये सारी बातें पता चली। अच्छा, अगर इसको आपको केजी में कन्वर्ट करना हुआ तो 1.76 इंटू 10 पावर 8 कूलम पर ग्राम। अगर आप इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे केजी में तो क्या करेंगे बताओ जरा मुझे, पता है किसी को कि नहीं पता? E बाय एम 1.76 इंटू 10 पावर 8 कूलम पर ग्राम है। अब सबको मैंने काम दिया है, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि अगर इसको केजी में होगा तो कितना होगा। गॉट इट चैम्प्स? केजी में होगा तो ये कितना होगा? चलिए आगे बात करते हैं। जोड़ रखा है आपके लिए मैंने। ओके, जिसको भी कन्वर्जन पता है किलोग्राम को ग्राम में, जिसको भी कन्वर्ट करना आता है वो कर लेगा। जिसको नहीं आता फिर वो भी बता देना मुझे कमेंट बॉक्स में कि नहीं आ रहा सर करा दो, तो मुझे कराना पड़ेगा, डोंट वरी। तो ये था E बाय एम, दिस इज E बाय एम, मतलब इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा, उसका जो मास होगा, उसका जो रेशियो है दैट इज 1.76 इंटू 10 द पावर इंटू 10 टू द पावर 8 कूलम पर ग्राम। इसके बाद मिल्कन्स आए, मिल्कन्स ने हमें मास निकाल के दिया। ठीक है, वो लेट यू नो हाउ। मिल्कन्स हमें मास निकाल के दिया तो हमने बस मास की वैल्यू पुट करी, ये वैल्यू पहले से पता थी, फिर हमें इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी पता चल गई। कैसे? वो लेट यू नो इन द नेक्स्ट वीडियो।